Good morning, everybody, and welcome back again to Roma Ma'am's classes through Eddie Guerrilla. So, जैसा मैंने आपको कल बोला था और कल हमने वर्ब की डेफिनेशन से लेकर के बाकी सारे टाइप्स हो गए या फिर हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब, सभी का सब कुछ जैसे लाइक हमने डिटेल में स्टडी करी उसको कौन सा टाइप क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूडेड होता है. बट दैट वाज जस्ट द 50% ऑफ द वर्ब. यानी अभी हमने क्या करी है, अभी हमने लाइक एक जान पहचान सी करी है वर्ब्स के साथ. वर्ब का मेन काम जो लिस्ट मैंने आपको दी थी वो, और उससे रिलेटेड जो बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है. लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दिखने में एक जैसे होते हैं मगर उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सारी बातें मैंने आपको लाइक कल के वीडियो में क्लियर करी हुई है. आप इसे जितने लोगों ने नहीं देखा है जाके पहले देख के आ जाओ, ताकि मंडे को मैं फिर अनाउंस कर रही हूँ. मंडे को I'm keeping my fingers crossed, यानी कोई अड़चन नहीं आए. I will be coming live to you people. Timing will be 11 to 12 in the morning, and in the afternoon it's gonna be 1:30 to 2:30. This is going to be my live timing, and उसमें I am going to tell you about the tenses, the crucial part of grammar. ऐसा चैप्टर जिसके अंतर्गत सारे चैप्टर्स जुड़े हुए से होते हैं. तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन मंडे के लिए, यानी ऐसा कुछ कि कीप योर टाइमर्स रेडी, डोंट मिस इट आउट. नाउ आज के लिए हम क्या करने वाले हैं, कल वर्ब्स के साथ साथ मैंने उन वोकैब्स की भी लिस्ट आपको दी थी जिसमें अच्छा खासा कंफ्यूजन आता है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये बेसिकली क्या है. कल उनको क्लियर करने के बाद आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस. लाइक ये पहली बार है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आप पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस टाइम बाय टाइम मैं आपके लिए लाती रहूंगी वो सारे के सारे आपके एग्जाम्स के मद्देनजर जरूरी है. और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, मैंने आपको बोला ना, सिर्फ एग्जाम के टाइम में जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें रटाफिकेशन में ब्लिंक्ड होती रहती है, ऐसे झपकती सी रहती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो याद रह जाए. तो इसको पिरो करके समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके जहन में रहे, क्योंकि बहुत ही कॉमन वाले होते हैं, इनको हम हिंदी सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करके ज्यादा कंफर्टेबली बोल लेते हैं. तो क्यों ना और सोच एक सेंटेंस होता है जिसको हम ट्रांसलेट करने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं और वो कॉमन सा लगता है, उसको थोड़ा स्पेशल सा बनाते हैं इन इडियम्स और फ्रेजेस की हेल्प से. राइट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इडियम्स एंड phrases. ये मैं पहले वाले पेज से इधर आ चुकी हूँ. So let me go with this one. Okay, let's go with the first one. It's written over there as competitive level idioms and phrases. But वही है डार्लिंग, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, try to have the grammar and English in you. खुद में रखिए उस चीज को. जब आप खुद उस चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेली लाइफ में उसको जगह देते रहते हैं, तो एग्जाम्स में आने के बाद वो आपको कोई हवा नहीं लगता. आपको लगता है हाँ मालूम है, कर लेता हूँ इस्तेमाल में कभी कभी, या कर लेती हूँ इसका यूज में कभी कभी. सो शुरू करते हैं आज टोटल पार्ट 1 में. आज मैं आपको 2 सेट्स में बताने वाली हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में. एंड डेफिनेटली मैं जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये हो कि नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा. वट एवर आई एम ब्रिंगिंग टू यू इज अ काइंड ऑफ RO, इज समथिंग प्यूरिफाइड वन, जो कॉम्पिटिशन लेवल से रिलेटेड है ही है. Without much of a ado, let's begin with it. पहला सेट हमारा है idioms and phrases part 1 as it is written over there. Where is my weapon? Here it is. And don't forget, जैसा रोमा मैम हमेशा कहती है, that together we can and definitely we will. So let's begin. Now, right now let's go with LHS and then we'll go with RHS. मैथ्स वाली फीलिंग आ रही है, मेरा आदत है. लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड इतना तो मैथ्स ने मेरी हेल्प करी दी है. इसकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा और इजी हो जाए कौन से नंबर की मैम जी बात कर. चल शुरू करते हैं. पहला वाला है सिटिंग ऑन द फेंस. यानी कि जब भी मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताती रहूंगी तो मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं, कैसे ये आपके जहन में जिंदा बने रह सकते. राइट, अब जैसे मान लीजिए फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल भाषा में रेलिंग कहते हैं या बाउंड्री लाइन वाले पे जो फेंसेस होती हैं वो. राइट, तो जैसे मान लीजिए ये है फेंसेस, ठीक, ये फेंसेस है ऐसे करके.
और अगर इनमें कोई इस पे कोई बैठा हुआ है तो यहाँ पे बैठने का जो सीन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। अब फेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक साइड 1 है दूसरा साइड 2 है, एक इधर और एक इधर, और कोई शख्स जो उसमें एक टांग इधर और एक टांग इधर करके बैठा हुआ है, तो इसको ईडम्स अपनी जबान में ये कहता है ऐसा शख्स जो कंफ्यूज्ड है चॉइसेस के बीच में। सिटिंग ऑन द फेंस, लेग्स बोथ द साइड, लाइक ईदर ऑफ द लाइक बोथ द साइड एक्चुअली, दोनों लेग्स एक एक साइड पे हैं, यानी कि शख्स कंफ्यूज है, उसके जहन में कंफ्यूजन चल रही है, उसी को कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। ये बिल्कुल वैसा ही होता है एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी एग्जामिनेशन वगैरह में अपन लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो ऐसा आता है कि यार ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी, इन दोनों में से कौन सा सही है, तो उस समय एक्चुअली यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। चारों में से दो तो तुमने क्लैरिफाई कर लिए, अब इन दो के बीच में जो ऊहापोह मची है तुम्हारे अंदर, दैट इन दिस वे इज कॉल्ड एज सिटिंग ऑन द फेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई सिचुएशन आए ना, सो यूज इट। ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट यूज इट। एम आई क्लियर विद दिस वन? तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कंफ्यूज रहना, असमंजस में रहना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड एज सिटिंग ऑन द फेंस। दैट मीन्स आई एम गोना राइट इट in English form. Okay, state of confusion. State of confusion. That is sitting on the fence. Next is spread like a wildfire. Unfortunately, इस साल, इसी साल की बात है या पिछले साल की बात है, शायद 2020 की है, when there was a fire in Australia, जंगल फायर। तो उसमें क्या हो रहा था, लोग उसे बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो जंगल की आग होती है वो फैलती बहुत तेजी से, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत बेशकीमती लकड़ियां, बेचारे जानवर, उन सब की जान गई और हानि हुई। सो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब होता है जंगल की आग की तरफ फैल जाना। इसका मतलब होता है कि एक चीज यहां से उसको स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ओके, जब भी कोई, जैसे मान लो घर में ना कोई फर्स्ट आया, तो ये बात जल्दी फैलती नहीं है, ये घर के अंदर दफन हो जाती है, बहुत रेयर लोग जान पाते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली तू फेल हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो ना एकदम इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। फिर तो वो रिलेटिव्स भी कॉल करते हैं जो तुमको पता ही नहीं कि वो हैं भी कि नहीं। सो इसे कहते हैं स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। कोई एक करंट न्यूज उठा लो, अगर कुछ अचानक से होता है, केजरीवाल जी पे स्याही फेंकी गई, या मोदी जी को ये बोला गया, या यादव जी के लिए ऐसा किया गया, तो जो कुछ अजीब सा अलग सा होता है ना, तो ये खबरें एकदम तूल पकड़ लेती है। इसको कहते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब मान लो कि जिंदगी में पहली बार तुम सिगरेट पी रहे हो, जिंदगी में पहली बार तुम सिगरेट पी रहे हो, और तुमने एकदम खोपचा ढूंढ लिया है कि जिस खोपचे में बैठ के पीना है, ताकि किसी को दिखाई ना दे, खानदान की इज्जत पे कोई दाग नहीं आए, कोई देखे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो, या फिर हो सकता है कैंसर को मैं ना दिख जाऊं। तो आप क्या करते हो, एक खोपचा पकड़ करके बैठ करके सुट्टा मार रहे हो, ठीक है। अभी उस केस में क्या हो रहा है, उसी दिन उसी समय वहीं से आपकी पड़ोस की आंटी को गुजरना है। आपकी किस्मत खराब है लॉजिकली, तो जो तुमने पैसे लगाए वो स्वाहा हो गए, जो तुमने हेल्थ नाश करी वो भी तो स्वाहा तो हो ही गई, जो मूड तुम्हारा खराब हुआ वो तो खराब हुआ ही। जब तुमने उनको देख लिया तो तुम्हें लगा कि शायद आंटी ने देखा या नहीं देखा, देखा या नहीं देखा, तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। लेकिन जो आंटी हैं उनको अपने घर के अलावा सबके घर दिखाई देते हैं। उसके बाद जब तक तुम कॉलोनी यानी अपने घर पहुंचे, तुम्हें लोगों ने ऐसे देखना शुरू किया कि ओहो, ओ ये ओके ओके यही है आतंकवादी, तो यही है। तो आपको समझ में आ जाता है कि आंटी जी ने अपना होमवर्क कर दिया। तो वो जो आपकी सुट्टे वाली खबर थी, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल जाना। ठीक है, नाउ अगेन जंगल की आग, और ये कहते भी इसलिए हैं क्योंकि इसको फैलते टाइम नहीं लगता और बुझाने में बड़ा वक्त लगता है। सो अगली बार जब कोई खोपचा या ऐसा कुछ टपरी वगैरह देखें, तो आसपास देख लें कोई है तो नहीं। द नेक्स्ट वन, द गिफ्ट ऑफ द गैब।
गिफ्ट तो आपको पता ही है। गैप का मतलब होता है द बोलने का अंदाज। कुछ लोगों के पास ना बोलने का अंदाज बहुत ही बेहतरीन होता है, मतलब लाइक जब आप उन्हें सुनते हैं तो बस सुनते ही चले जाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपने कहा कि अच्छा ऐसे कैसे होता है, और सामने वाले ने ऐसा बेहतरीन सा जवाब दिया, मैं बोलता ओह इम्प्रेसिव। तो यानी हम क्या बोलते हैं, यार वो तो गिफ्टेड है, वो तो उसको लाइक बात करने की कला में वो निपुण है, प्रो है। कल मैंने वर्ड बताया था, व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ वर्ड दैट आई टोल्ड यू फॉर निपुण। डू यू रिमेंबर? दिस इज व्हाट आई से टू यू, दिस इज व्हाट आई से टू यू। ओके, सो गिफ्ट ऑफ द गैप बेसिकली मींस विरासत में इसको मतलब खानदानी मिला हुआ है, या ये तो गॉड गिफ्टेड है ये बंदा या बंदी। बात करने का अंदाज बस कमाल है, सुनो तो बस सुनते ही चले जाओ वाली बात है। सो दैट मीन्स बात करने का हुनर। जैसे कि हाउ टू से दिस, मोस्टली क्या होता है, बॉयज की ये शिकायत होती है, शिकायत भी क्या, एक एक बात होती है कि बंदियां जिस तरीके से अपनी बात को रखती हैं वो इरिटेटिंग जरूर होता है, मगर समझ में नहीं आता कि कौन सा खूब से पकड़ के भागे। वो हर तरफ से घेर के मारती है, और मारने का अंदाज जो बेसिकली क्या होता है, वो बातों से मार देती है मोस्टली जो होता है। क्यों? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बंदों को लगता है क्या ही बोलने का है यार, कौन सा सुन रही हूँ मेरे को। कुछ केसेस में ये होता है ये नॉर्मल है भाई, इसके विपरीत ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके विपरीत नहीं जा सकते तुम। और कुछ का ये होता है अरे जा भाई बोल खत्म कर। अलग अलग लेवल्स होते हैं, बट मानते ये सब है कि जो उनका हुनर होता है बात करने का वो कमाल लेवल का होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जब किसी दिन मम्मा सच में उतारू हो जाती हैं इस बात को बताने और समझाने में तुम्हें कि लाइफ बहुत बेशकीमती है, तुम इसे यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते। या फिर जब तुम सबसे ज्यादा डाउन पे होते हो, सबसे ज्यादा फॉल पे होते हो, डिक्लाइन पे होते हो, तो जब मदर आपको जो ज्ञान देते हैं ना, जो बोलते हैं वो आपसे, that is called the gift of gap. The mothers are actually gifted with it. Almost all. Next है by hook और by crook. ये तो हम सबको पता है। मेरे को ये एग्जाम क्लियर करने का है, इधर by hook और by crook. crook आ गया चीटिंग, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के मेरे को ऐसा नहीं तो वैसे इसको करने का, ये चाहिए मतलब ये चाहिए, ऐसा वाला। सो या तो अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से, ये तो क्लियर करना है। एग्जाम के साथ ये हो नहीं पाता है। अभी स्कूल वगैरह जो होम एग्जाम्स वगैरह होते थे वहां तो पॉसिबल है, क्योंकि उधर अपना ही टीचर है, अपना स्टूडेंट है, तो पहले का दूसरा का तीसरा का चार जो भी है अपन लोग सेटिंग करते थे, दो खांसी मतलब बी ऑप्शन, तीन तो ये छींक दिया तो नन ऑफ दी अबव। तो इन सब चीजों में क्या होता था, हाँ इससे पता चलता है कि मैम ने भी चीटिंग करी हुई है। भैया नॉर्मल लोग हैं हम लोग, नॉर्मल लोग हैं, लाइफ को ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मजा आता है। सब कुछ पढ़ने की। हम लोग चीटिंग किस चीज की करते थे, या चीटिंग 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर वाले आंसर्स की करते थे? नहीं, हम लोग चीटिंग करते थे वो 1 नंबर आधा नंबर 2 नंबर वाले की। और उसमें भी चीटिंग में अगर मान लीजिए जो टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट वाला है, उसके बावजूद चीटिंग कर ली है, तब तो ऐसा अंदर से फीलिंग आता था कि भाई साहब पूरी सिक्योरिटी में घुस करके हमने वो हीरा लेके हम चले आए, कोई देख नहीं पाया। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जब मैं हमेशा कहती हूँ आपको लाइफ इज ऑल अबाउट मोमेंट्स, द क्यूट लिटिल छोटा मोमेंट्स। इन द सेम वे इट इज इधर बाय हक और बाय क्रोक। कई बार पेरेंट्स के दिमाग में भी यही चलता है, इसको सुधारना है, ऐसे नहीं तो वैसे, और वो हर चीज आजमाते भी हैं। तो दैट इज बाय हुक और बाय क्रोक। नाउ द नेक्स्ट वन, फेदर वंस ओन नेस्ट, अपने ही घोंसले को सजाना। ठीक, अभी अपने ही घोंसले को सजाने का क्या मतलब? अपना घर सजाना नहीं, अपने ही घोंसले को सजाने का मतलब होता है अपने ही बारे में सोचना और अपने लिए ही अम, अच्छा सोचना एज एन, जैसे कमा रहे हैं तो अपने लिए कुछ अर्न हो रहा है, किधर से कुछ आ रहा है, मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने खुद के लिए, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर फैमिली। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे करके जिस तरीके से हमारा कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, वहां पे जॉइंट फैमिली में रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। अलग अलग वजह होती है, वो हम सभी जानते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
तो आजकल हर शख्स एक्चुअली इज बिजी इन फेदरिंग वन्स ओन नेस्ट। हर कोई अपने ही घरौंदे में और सजावट का सामान लगाने में बिजी हो गया है। उसको बाकियों से यानी अपने ही अपनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो फेदर वन्स ओन नेस्ट यानी अपना भला करना बस। और एस्पेशली दिस कम्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। दिस कम्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। कमाइए, खुद खाइए, खुद कमाइए, कमाइए खाइए, बस काम करो, बाकियों से कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत है आपसे कोई लेना देना नहीं। दैट इज कॉल्ड एज फेदर्स वंस ओन नेस्ट। ये बुरा नहीं है अगर आप दोनों तरीके से देखें तो। आत्मनिर्भर बनिए, कम से कम अपना बोझ उठा लीजिए, अपना वाला तो खत्म करिए माँ बाप के कंधे से। लेकिन जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो फिर रिटर्न करने का टाइम आता है। रिटर्न करने की औकात तो है ही नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकते हैं उनके लिए उतना करना चाहिए। तो टू सम एक्सटेंट फेदर वन्स ओन नेस्ट इज गुड, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट्स सेल्फिशनेस। सो डिसीजन कम्स टू अस। नेक्स्ट इज थ्रो आउट ऑफ गियर। दिस मीन्स डिस्टर्ब इन वर्क, एक्चुअली डिस्टर्बेंस। किसी काम में बाधा या अवरोध उत्पन्न करने को कहते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर। गाड़ी चलाई है, वहीं से निकल के आया है, थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब वो अचानक से, बूम अचानक से। तो वो क्या होता है, वो जो एक काम हो रहा है, जो सीधा साधा चीजें जो चलती चली जा रही हैं, उसमें एक अच्छा खासा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। सो डिस्टर्बेंस इन द वर्क इज कॉल्ड एज थ्रो आउट ऑफ गियर। नेक्स्ट इज टेक टू वन्स हील्स। टेक टू वन्स हील्स मतलब है, एग्जाम्पल ऐसे देखो, ठीक है, जब भाई घर आया और मैंने उसको बोला कि भाई आज जो तू क्लास बंक करके मूवी देखने के लिए गया था ना, डैड को पता चल चुका। तो अभी क्या होगा, भाई के पास दो ही चॉइस है, या तो उधर खड़ा रहे। अभी क्या है, पहले तो भाई क्या होगा, भाई विल बी सिटिंग ऑन द फेंस। पहले तो वो कंफ्यूज होगा, उधर रुके घर में कि भाग ले, राइट। दूसरा ये होगा कि उसने ये करा है, ये बात इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, ये फैली और पापा तक पहुंची। अब चूंकि मम्मी के पास बात करने की कला बहुत बेहतरीन थी, तो उन्होंने पापा को कुछ हद तक शांत करके रखा हुआ है। अभी भाई का ये है, ऐसे नहीं तो ऐसे करके पापा को कन्विंस करना है कि जो आपने सुना है वो गलत है। फिर फाइनली आता है, अभी भाई क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू फेदर हिज, नो, अब बहन क्या करने वाली है, यानी मैं, आई एम गोइंग टू फेदर माई ओन नेस्ट, यानी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा मैं उठाने वाली हूँ, डैड से भी, मॉम से भी, इधर भाई से भी। अब फाइनली भाई को फाइनली जब ये लग गया कि पापा सुनने वाले तो नहीं है, तो उसको एक ही सूरत समझ में आई, to take himself on the heels, यानी भाग ले बेटा, हो गया तेरा। So take to one's heels basically means run away. भाग खड़े होना। And the last in this वाला is tooth and nail, जिसको हिंदी में कहते हैं, टूथ एंड नेल को हिंदी में कहते हैं एड़ी चोटी। एड़ी और चोटी से मिलके क्या बनता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, बोले तो पूरी ताकत लगा देना किसी चीज को करने में। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ना, ताकि ये नहीं लगे जैसे आप करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, यही तो करते हैं। एंड स्पेशली अ बिग वाला दिस टू एवरीवन जो अपने घरों से दूर होकर के, ज्यादातर आप लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। मैं भी अपने घर से दूर ही हूँ, बट ऑफकोर्स मेरे अपने करियर के लिए, मेरी अपनी जॉब प्रोफाइल, और टू सम एक्सटेंट आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। मैंने भी बहुत से एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, बहुत चीज़ों को करा हुआ है, बहुत चीज़ों को देखा हुआ है। कई एग्जाम्स में बैठी हूँ, कईयों को मैंने हासिल किया, कई मेरे हाथ से स्लिप कर गए, कहीं न कहीं कुछ कमी कभी मुझ में, कभी किसी चीज़ में रह गई। सो मैं समझती हूँ वो एक चीज़, वो जो एक प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब वो एक आती है एक यूपीएन के साथ, यूपीएन मतलब हम यूपी वालों के साथ, कि ये कैसे किया जाए, हाउ टू गो विद इट, हाउ टू ब्रेक इट। तो अंग्रेजी जब एक पंगा फँसता है ना, तो वहाँ पे रोमा मैम की एक्चुअली सटक जाती है। ये तो नहीं होना चाहिए। इंग्लिश की वजह से तो प्लीज नो मोर, एंड दैट इज व्हाई रोमा मैम इज हियर,
as your host and those to help you out how to win over English, a win-win thing, right? अभी ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? Sitting on the fire, confusion. Spread like sitting on the fence, confusion. Spread like wildfire, जंगल की आग की तरफ फैल जाना और कंट्रोल करना मुश्किल. The gift of the gab, बोलने की कला, महारत. By hook or by crook, ऐसे नहीं तो वैसे, साम दाम दंड भेद. Feather one's own nest, आप अपना भला दांत set. Throw out of gear, disturbance in some work. Take to one's heels, भाग लेना उधर से. Tooth and nail, एड़ी चोटी का जोर लगा. Now let's go for the next one. Okay. Yeah. Now again I'll mention it. There were 8. So this is the 9th one. This is the 10th one. 11th one. 12th one. 13, 14, 15 and 16. अब आते हैं अगले 8. पिछले 8 जो थे ना, उनको रिकॉल करते रहना और किसी ना किसी सिचुएशन से, जैसे अभी मैंने बताया भाई वाली सिचुएशन, उससे जोड़ते रहना. कंफ्यूजन हो गया, आग की तरह बात फैल गई, फिर उसके बाद ऐसे नहीं तो वैसे करके तुम्हें चीजों को संभालना था. मम्मा ने अपने बोलने की कला से चीजों को रोक के रखा हुआ था. उस भाई को कोई और चारा समझ में नहीं आया तो उसको भागना ही उचित लगा. हालांकि बाद में मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भाई को बचाने के लिए. तो जो जो जितने याद हो सकते हैं एक स्टोरी के थ्रू उनको याद रखो. अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सेट. 9th है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. वेरी गुड. इसका भी मतलब होता है खिसक लेना उधर से, यानी रन अवे. तो अब जो इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था टू बी ऑन वंस हील्स, उसी का सेकंड वर्जन ये भी है, बस इसमें एक हल्का सा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो, जब आपकी एग्जाम में आए तो आप में कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि अरे यार ये तो दोनों एक ही बात है. हेयरलाइन फ्रैक्चर जैसा एक डिफरेंस है. जैसे टेक वंस ऑन हील्स, इसका मतलब होता है बस भाग लिए, दाएं बाएं कुछ सोचा नहीं, बस भाग लिए क्योंकि वही सॉल्यूशन नजर आ रहा था. लेकिन जब हम बात करते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो क्लास बंक करिए कभी. मैं आपको बिगाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कभी कभी कुछ चीजें आपको समझाने के लिए अपनी लाइफ से रिलेट करके बात करती हूँ. प्लीज डोंट गिव मी द शिट. तुमने ये सब कभी किया नहीं है, सब करते हैं. अगर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स आपने ये किया हुआ है. क्लास कभी बंक करी है? क्लास बंक करने में क्या होता है, जब तक जैसे 2 दरवाजे होते हैं क्लास के अंदर यूनिवर्सिटीज वगैरह, जो 2 डोर्स होते हैं अपन लोग उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं. तो पीछे वाला सीट पे बैठते हैं, जैसे टीचर शुरू करता है, ऐसे टीचर होता है, अपन लोग उधर से सड़क लेते हैं, खत्म. और वो भी स्पेशली उन टीचर्स के साथ हम लोग करते हैं जिनसे हमें ये लगता है कि यार इनके नोट्स बाद में मिल जाएंगे, अपना काम हो जाएगा. सो सॉरी टू ऑल द टीचर्स जिनके साथ मैंने ये किया हुआ है, बट सर एंड मैम उस वक्त मुझे यही ठीक लग रहा था, लाइक बट स्टिल. सो इन दैट केस शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है उधर से खिसक लेना. रन अवे मतलब दिख रहा है उधर करके, ये थोड़ा साइलेंट सुमड़ी में होता है ये काम. दैट इज शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. नाउ द नेक्स्ट वन, कीप वंस फिंगर क्रॉस. ये आपने अक्सर देखा होगा मुझे करते हुए. रोमा ये हमेशा करती है. जब भी कोई चीज होती है ना कि भगवान जी कोई गड़बड़ी नहीं हो, भगवान जी कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो आई ऑलवेज कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड. फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं हो. जैसे अभी मैं कह रही हूँ मंडे को हम लोग का टेंसेस पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने लाइव आने वाली हूँ सुबह 11 बजे, राइट. तो मैंने फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं. क्यों? कोई टेक्निकल एरर नहीं आए, कोई बफरिंग नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एवरीथिंग गोज वेल एंड फाइन. इसलिए तो फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है नजर नहीं लगे और काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो जाए, यानी कि अ काइंड ऑफ प्रेयर दैट नथिंग गोज रॉन्ग. इसलिए मैं रीड कर दे रही हूँ, मेरे को पता है राइटिंग वाला. मैं लिखा है प्रेयर, एक तरह की दुआ, जिसका ये मतलब होता है कि भगवान जी या खुदा अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुए, ऐसा वाला. जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड. नाउ द नेक्स्ट वन, टू मूव हेवन एंड अर्थ. जमीन आसमान एक कर देना.
वहां एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। यहां पे हम जमीन और आसमान एक करेंगे। ये ले, जमीन और आसमान एक करते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना और जमीन आसमान एक करने का क्या मतलब क्या होता है? मोस्टली एक ही जैसी बात होती है, एक ही जैसी बात होती है। मगर एड़ी चोटी में क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी योर बॉडी पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी टोटली योर एफर्ट। उसका बाहरी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी अपनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत है, जिसके लिए तुमने ये मान के रखा हुआ है। यू हैव मेड अप योर माइंड। मेड अप योर माइंड मीन्स मन बना के रखा हुआ है तुमने कि नहीं, अभी मेरे को ये क्लियर करने का है। सो दैट विल बी एड़ी चोटी का जोर, दैट इज नेल्स एंड दैट। बट इन द केस इफ आई एम कमिंग विद टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब है जमीन आसमान एक कर देना। यानी सिर्फ मेहनत ही नहीं, अगर एग्जाम वहां है तो हम वहां देने जा रहे हैं, एग्जाम यहाँ है तो हम यहाँ देने जा रहे हैं, किताब ससुरी यहाँ नहीं मिल रही, दूसरे शहर में मिल रही तो हम वहां भी लेने जाएंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, बट इस बार कंपटीशन बीट कर। सो ये हो गया दोनों का बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट है नो अवेयर, दैट मीन्स विदाउट रिजल्ट। अब इसको इससे जोड़ के देखते हैं। कंपटीशन बीट करने के लिए, करियर को फ्रेम करने के लिए, कुछ बेहतरीन कर जाने के लिए, जिसके लिए आप इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, जो चीज हर चीज आपको पकी पकाई बनी बनाई मिल सकती थी, उन सबको कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करके ये जो अकेले की जिंदगी आपने चुनी है ताकि आप कुछ बन सके, आप कुछ हो सके। गर खुदा ना खास्ता ये आप में से किसी पर भी नहीं है, किसी पर भी नहीं है। ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके मैं जा रही हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है, पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल तो नहीं है। अगर मान लीजिए पूरी मेहनत किसी ने लगाई और रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया ही नहीं, नो वे, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैं एज अ टीचर और मैं एज अ फ्रेंड में आपको फिर कह रही हूँ, देर इज नो, ट्राई टू पुट नो फुल स्टॉप्स इन योर एफर्ट्स, लेट देयर बी जस्ट कॉमास। जितने कॉमा लगाएंगे ना उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फुल स्टॉप के बाद तुम जितने हो तुम उतने पे ही रुक जाओ। एंड आई डोंट वांट यू टू स्टॉप, कीप वॉकिंग एंड कीप ग्रोइंग। इसी तरीके से अगर बहुत कुछ किया गया मगर रिजल्ट कुछ नहीं आया, so that in this way in phrases it is called as no avail, no result, right? अभी हम एक बार इसको एज अ रन करके देख लेते हैं, ठीक है? किसी भी सिचुएशन को टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की बात करें, तो कड़े से कड़े इम्तिहान को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को, टफ से टफ क्वेश्चंस को, आई डोंट वांट यू टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। डोंट रन अवे, जस्ट डोंट रन अवे, जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। भागो नहीं मुसीबत से, फिंगर्स क्रॉस रखो हमेशा, और जमीन और आसमान एक कर दो। सिर्फ फिंगर क्रॉस करने से तो होगा नहीं, जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। जमीन और आसमान एक कर दो, बगैर ये सोचे कि रिजल्ट आना है या नहीं आना। विदाउट रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट, बस ये मेरे को करना है तो मैं कर रहा हूं। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, ये नहीं सोचते ना ये डाइजेस्ट होगा कि नहीं डाइजेस्ट होगा, हम खा लेते हैं ना क्योंकि हमें पसंद है। जंक फूड खा लेते हैं बगैर ये सोचे ना कि यार ये नुकसान करेगा, ये फायदा करेगा, नहीं, अपन लोग खा लेते हैं उसको। इन द सेम वे जब आप मेहनत के बारे में ये बात कर रहे हो तो उसमें भी यही रखिए, रिजल्ट का नहीं सोचिए, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट गो विद द एफर्ट्स, राइट? सो भागिए मत, मुसीबतों से भागिए मत, फिंगर्स क्रॉस रखिए और जोर लगा दीजिए बिल्कुल कि वो चीज हो जाए, बगैर ये सोचे कि रिजल्ट कैसा होने वाला, होगा भी या नहीं। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क का मतलब भौंकना, रॉन्ग मतलब गलत, ट्री मतलब पेड़। अब किसी गलत पेड़ पर भौंकना, इसका क्या मतलब हो सकता है? गलत पेड़ पे कोई क्यों भौंकेगा? इसका मतलब ये होता है कि किसी गलत शख्स को बुरा भला कहना या अक्यूज करना। अक्यूज मतलब इल्जाम, किसी गलत पार्टी पे गलत इल्जाम लगा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब चीजें हमसे नहीं होती लाइफ में, जब हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं। अरे ये कराया नहीं हमको, ये दिलाया नहीं हमको, कह रहे थे हमको करा दीजिए, हमको कराया नहीं इन्होंने। ये जो दोस्त के साथ हम रह रहे थे कमरे में, वो भी एक नंबर बदतमीज, वो हमको इधर उधर हमारा दिमाग भ्रमित कर दिया उसने, हमारा वो ही नहीं पाया। तो हम करते क्या है, वी बार्क एट द रॉन्ग ट्री।
हम गलत चीज पे इल्जाम, गलत चीज पे चिल्ला रहे हैं। कई बार ऐसा घरों में भी होता है, मान लो भाई की गलती है तो बहन को डांट पड़ रही है, बहन की गलती है तो भाई को डांट पड़ रही है। या जो सबसे गंदा फैक्टर होता है घर में, अगर छोटे और बड़े हैं तो छोटा चाहे कांड करके निकल जाए वहां से, लेकिन डांट जो पड़नी है वो चाहे खोपचे में हो, सबके सामने हो, वो बड़े को ही पड़नी है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ घर की बड़ी, तो मैं ये समझ सकती हूँ ये पेन। आप में से जितने लोग भी घर के बड़े हैं, आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन। आई हैव गॉन थ्रू दिस, पर चाइल्डहुड खराब करके रख दिया मेरा बिल्कुल। जब भी देखो एक ही बात बार बार की, तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, वो छोटे। अरे हद रखी, मेरी चॉइस है क्या? तो द कॉन्सेप्ट इज गलत चीज पर अपनी भड़ास निकालना, या गलत गलत लोगों को अक्यूज करना, इल्जाम लगाना, या डांटना या चिल्लाना, इसे कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, राइट? कीप वन एट बे, डिस्टेंस पे रखना। ये वो बे नहीं है जो आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, BAE, like lover, girlfriend, boyfriend. No, 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 no. It's not about that. This is bay, BAY. Keep at a bay basically means एक डिस्टेंस पे रखना किसी चीज को, एक डिस्टेंस पे, ताकि आप सेफ भी रहें और सिक्योर्ड भी रहें और अलर्ट भी रहें। That is keep one at bay, यानी keep at a distance. Accuse या shout at a wrong person. Okay, now next one. Make a clean breast of it. Abhi, breast of course, the chhati, it is called as breast. Females, it's called as breast. In men, it is called as chest. Normal सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आए ओ शिट अब ये मैम क्या बता रही है। जो चीजें मालूम है, अगर आप नॉलेज को शेयर करते हो और उसको बेबाक बोल पाते हो जो जहां जरूरी है, तो इसका मतलब होता है कि उस नॉलेज को लेकर के आप में शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल चीजें, प्रैक्टिकल बातें कहते वक्त भी, या कोई और कह रहा है तो आपकी नजरें झुक रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस चीज को लेकर के एक गलत परसेप्शन चल रही है, जिससे आपको खुद उभरना पड़ेगा। एंड दैट इज टेक अ मैसेज फ्रॉम मी प्लीज एवरीवन। मेरे ख्याल से क्राइम रेट हाई ही इसलिए है क्योंकि हम बात नहीं करते। जिस दिन हमने बात करनी शुरू की, या जिस अंदाज में या जहां हम बात करते हैं वो इतना वाहियात है कि उसका कोई मतलब नहीं है, नो अवेल, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो जहां जरूरी है बात करना, वहां बात करें। तो हो सकता है इस बोलने से कई ऐसी चुप्पियां होंगी, ऐसी कई चुप्पी होगी जो टूटेगी, और जब वो टूटेगी ना, तो एक आवाज निकलती है जो किसी भी चीज से लड़ जाने के लिए, मतलब बस उतना ही काफी होता है। सो वी ऑल नीड टू ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस, ओके गुड। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस। यहाँ पे सिल्ली या बर्फ नहीं तोड़नी है। ब्रेक द आइस मतलब जो जम गया है, जो एक परसेप्शन बंद गया है, उसे प्लीज तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इफ वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स मॉडर्न, तो छोटे कपड़े, कम कपड़े, नो कपड़े, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो पर्दा अकल पे पड़ा हुआ है उसे हटाना। ठीक ना, लेट्स सी। सो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कन्फेस करना। मान लीजिए कि इसका मतलब ही होता है कन्फेस करना। अब कन्फेस करने में दो बातें होती हैं। एक तो ये कन्फेस करना जो आप किसी से करना चाहते हैं जिसमें कुछ बुराई नहीं है। दूसरा वो कन्फेशन होता है जहां पे मैं गलत हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वो कन्फेशन करना चाहती हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो सके। दिल हल्का करना जो हम लोग कहते हैं ना, तो कोई जो बात होती है दिल में थोड़ी चुप होती है, लेकिन जो हम कह देते हैं ना बोझ सा उतर जाता है छाती से। सो दैट इज द सेम थिंग। यानी जब आप कोई गलती करें और उस गलती को कन्फेस कर ले, तो एक बोझ सा जो उतर जाता है उसे कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। वो बोझ ही उतार देना दिल से, दिल हल्का कर देना। नेक्स्ट वन, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स। स्लीव के अंदर एक कार्ड छुपा के रखना, मतलब प्लान बी। जिंदगी में आपने कई बार सुना होगा, यार ये तो प्लान ए है, चलो हम ये कर रहे हैं। इसके साइड बाय साइड प्लान बी क्या होता है? कंपटीशन लेवल में भी तो देखो यार, हम लोग एक पर्टिकुलर 10th के बाद, 12th के बाद हम शुरू हो जाते हैं कंपटीशन लेवल में एंट्री मारने के लिए, कुछ में ग्रेड्स के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन जब हम 10th 12th के बाद रेडी भी होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एडमिशन लिए रहते हैं कि हम ग्रेजुएशन भी करते रहें।
ऐसा नहीं कि हम कंपटीशन में अपना पूरा नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू मूव हेवन एंड अर्थ, लेकिन उस केस में भी एक प्लान भी होना बड़ा जरूरी रहता है। तो पेरेंट्स कहते नहीं है कि बेटा इस कॉलेज में डाल दो, तुम जब एग्जाम देते आते रहना, बीच बीच में हाजिर लगाते रहना, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं होता है, नो अवेल, तो एटलीस्ट यू हैव अ कार्ड इन योर स्लीव, एक छुपा कार्ड है तुम्हारी स्लीव, यानी एक प्लान बी है तुम्हारे पास। एम आई क्लियर? तो ये वाला जो सेट है, पिछले वाला जो सेट है ईडियम्स और फ्रेजेस का, वो मैंने भाई से रिलेटेड करके बनाया था, तो आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड है। चल इसको जोड़ के देखते हैं। पहले वाला भाई से था, जो भाई ने गड़बड़ी करी थी, वो बंग मार के मूवी देखने गया था, तो सबसे जोड़ करके मैंने बता दिया था, ताकि आपको एक कहानी के तहत वो चीज याद रहे। अब हम ये एग्जाम के थ्रू जोड़ते हैं। एग्जाम में आने वाली जो भी मुश्किलें हैं या जिंदगी में आने वाली जो भी मुश्किलें हैं, उनसे भागिए मत, फिंगर्स क्रॉस रखिए, यानी दुआ करते रहिए कि कुछ गलत ना हो, और जमीन आसमान एक कर दीजिए उस चीज को हासिल करने के लिए जो आप चाहते हैं, बगैर ये सोचे कि उसका रिजल्ट नहीं आया तो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट थिंग, दूसरे लोगों पर अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर चिल्लाना या उन्हें गलत बताना बंद कीजिए, बल्कि उससे बेहतर होगा कि चीजों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि आपको दूसरों पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़े जब आपके पास कुछ हो। तो लोगों से एक उचित दूरी बनाए रखें, और अपने लक्ष्य पर एक नजर, एक फोकस बना के रखें। मेक अ क्लीन, ताकि इसके बाद जब आप गलतियां करेंगे तो आप किसी पर चिल्लाने के बजाय खुद ये कन्फेस करेंगे कि आपसे गलती कहां हुई, अनफॉर्चुनेटली ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एंड फाइनली जब आपको आपकी गलतियों का एहसास होगा, तो जाहिर सी बात है प्लान भी आपके दिमाग में जरूर सेट होगा, जरूर से जरूर, ये नहीं तो वो सही, रुकना है तो नहीं है। दिस इज हाउ इट इज। भाग्य मत तकलीफों से, प्रे करते रहिए, जमीन आसमान एक कर दीजिए, बगैर ये सोचे कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अपनी नाकामयाबियों का बोझ किसी और पर मत डालिए, किसी और पर मत डालिए, बल्कि एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, ताकि जब आपसे गलतियां हो जाएं या आप वो चीज नहीं कर पाए, तो आप वो कन्फेस कर सकें कि हाँ आपसे ही कहीं कुछ भूल चूक हो गई है। और जब आप ये कर पाएंगे तो आपका दिमाग इतना शांत होगा कि आप एक प्लान बी के लिए रेडी रहेंगे, जो आपको क्लिक करेगा कि अरे यार जिंदगी यही खत्म नहीं होती, ये है ना करने के लिए। दिस इज सेट 2। यही मैं आपको कहती हूँ, ईडियम्स और फ्रेजेस को याद करने का बेहतरीन तरीका ये है, छोटे छोटे से वाक्य बना लीजिए जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, जो आपके अपनों से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके घर में ही 2-3 भाई बहन है, मम्मा डैडी हैं, दादी हैं, दादू हैं, या आपकी फेवरेट कजन है, उन सबके नाम पर भी अगर आप एक एक लेकर के चलेंगे ना, तो एक बंदा भी अगर 8 उठाएगा और आपके घर में 10 लोग हैं, तो 80 ईडम्स एंड वोकैब्स आपके पॉकेट में है। ये दादू पे निर्भर थे इतने वाले, ये इतने पे नहीं इतने थे। यकीन मानिए सुनने में ये थोड़ा सा वियर्डो लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये आपको सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं माय डियर, इसके बाद भी क्लियर रखता है, उतरी ये ऐसे होता है, एंड इट रियली वर्क्स। नाउ कमिंग फॉर द लास्ट वन। अभी हमने कितना किया? 16। मैं फिर से नंबर्स कर देती हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, और पार्ट 1 में यही 24 है। तो यानी एक भैया वाली कहानी, एक एग्जामिनेशन वाली कहानी, अभी हम ये करने वाले हैं थर्ड लेवल, राइट? अब इसमें पहला वाला है, ओके, एंड हार्नेस नहीं है, इन हार्नेस होता है। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जिस वक्त आप जॉब कर रहे थे, अपनी जॉब के दौरान किसी की मृत्यु हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज डाई इन हार्नेस। यानी जब आप हार्न थे, जब आप वहां पे बंधे हुए थे, उसी दौरान आपकी मृत्यु हो गई, जिसमें कॉम्पनसेशन होता है। सरकारी नौकरियों में उनके घर वालों को वो नौकरी मिल जाती है, चाहे वो अगर बेटा है उस लायक है या फिर बीवी। सो डाई इन हार्नेस, और प्राइवेट फर्म्स में ये होता है, कॉम्पनसेशन होते हैं, राइट? डाई इन हार्नेस मतलब नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाना। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज क्राई फॉर द मून। चांद के लिए रोना। मुझे लगता है आप में से सभी लोगों ने वो वाली कहानी, एक छोटी सी कृष्ण जी वाली सुनी होगी आपने, जहाँ पे कृष्ण जी खाना नहीं खा रहे होते हैं और वो चांद की सिफारिश करते हैं कि मेरे को चांद चाहिए।
तो उनकी मम्मा क्या करती हैं, वो थाली में पानी लेके बैठते हैं और वहाँ पे रखते हैं जिधर मून होता है, मून का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो कृष्णा खाना खा ले, क्योंकि उनको लग जाता है कि हाँ, मम्मा हैज़ ब्रॉट मून फॉर हिम। तो इसका मतलब क्या होता है? क्राई फॉर मून का मतलब होता है डिमांड फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। डिमांड फॉर समथिंग, STH का मतलब होता है समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स। मुझे पता है, ये आप सबको मालूम है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज के, पढ़ाई तक के प्रोज एंड कॉन्स, राइट? यानी कि अच्छाइयां और बुराइयां, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, हर चीज, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, बिल्कुल उसको इंग्लिश में बोलते हैं द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट, बी इन द टाइट कॉर्नर। इफ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉर्नर, जैसे कभी आपने कभी लोकल ट्रेन वगैरह में अगर आपने सफर किया हो, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, नहीं सफर किया तो मैं समझ सकती हूँ, अगर आपने मूवी वगैरह में देखा हो, तो जब एकदम सटा के उधर से आपको खड़ा कर देना, बेसिकली होता क्या हो, यू स्ट्रगल टू ब्रीथ, आप परेशानी में आ जाते हैं। बिल्कुल वही मतलब होता है इसका, बी इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स बी इन अ प्रॉब्लम। दिस टाइट कॉर्नर मीन्स प्रॉब्लम, right? Now the next one, cross one's T's and dots. इसका मतलब क्या होता है? कटम कुट्टा खिला है। उसमें क्या होता है, हर चीज बड़ी प्रिसाइज होती है। जैसे ये हुआ, मैंने किया ऐसे, सामने वाले ने ऐसे किया, मैंने किया ऐसे, सामने वाले ने ऐसे किया, मैंने किया ऐसे। अब लेट इट बी एनीथिंग, अब वो किधर भी कुछ भी कर दे, डजंट मैटर, इट्स ओवर, राइट? लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही प्रिसाइज है, नपा तुला सा है, इन 9 ही खाने हैं, इतने ही भरने हैं, इसी अंदाज में होगा। एक तुम खेलोगे, एक मैं। सो क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स का मतलब होता है टू बी प्रेसाइज, नपा तुला हर चीज, मतलब अलर्ट रहते हुए नपी तुली चीजें करना। यानी यहां पे अलर्ट होना तो आता ही है, और दूसरा प्रेसाइज होना, यानी नपा तुला। नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ। इसके पहले भी पढ़ा था ना, टू कीप एट अ बे। एट आर्म्स लेंथ का भी मतलब होता है टू कीप समबडी एट अ डिस्टेंस, कीप समवन, somebody एस बी मतलब somebody at a distance, डिस्टेंस पे रखना लोगों को। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद अपने भले के लिए, थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए, थोड़ा सा सावधान रहने के लिए भी किसी को थोड़ा दूरी पर रखें। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको अपने से दूर क्यों करके रखा हुआ है, ताकि आपका करियर बन जाए, सो दे हैव कीप यू एट अ बे। बट व्हेन आई से एट आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी पे, इसका मतलब होता है थोड़ा अलर्ट। कोरोना ने इतना तो क्लियर कर दिया था ना कि इतना दूरी तो होनी जरूरी है, बिल्कुल वाली वाली बात, यानी अलर्ट और आपसे आपकी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा स्यापा है। आउट ऑफ द क्वेश्चन था ये, यानी इम्पॉसिबल, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल। उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो ये था कि इस बार ये नहीं आएगा चैप्टर, या कुछ भी करके वो आ गया चैप्टर, आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया और वो क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 30 मार्क्स। अब बेसिकली क्या होता है, आप लोग कहते हो अरे ये तो आना ही नहीं था, जो कोर्स भी आया था उसमें भी लिखा था कि ये नहीं आएगा, तो ये कैसे आ गया? दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इसका इधर होना, राइट? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो कि ओके, आपको क्लास पहुंचने में देर हुई और टीचर ने कहा तुम कहाँ रह गए थे, और तुमने कहा अरे सर वो रास्ते में आमिर खान का शूटिंग चल रहा था ना, वही देख रहे थे, और शहर में कोई शूटिंग चल ही नहीं रही। एंड इफ अगर वो एक स्मॉल टाउन है, तो आपके सर या मैम क्या बोलने वाले, ओ कम ऑन, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इम्पॉसिबल, यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो बकवास मत कर। आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल, राइट? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी के लिए अच्छा करें और जरूरी है कि वो आपके लिए अच्छा करे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी तो हम जिंदगी के सबक सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, राइट? एंड द लास्ट वन, आउट ऑफ द वे, यानी इसको कहते हैं स्ट्रेंज। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, आउट ऑफ द दोनों में है। अगर सवाल ही नहीं उठता तो मतलब अरे यार इस बात का सवाल ही नहीं उठता, मतलब इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर रास्ता बदल रहा है तो स्ट्रेंज था, जाते जाते अचानक से बदल गया, तो वो कुछ स्ट्रेंज था। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे जाकर के उसने मेरी मदद की, यानी
स्ट्रेंज तरीके से, मतलब मैं हैरान रह गई उसने ऐसे कैसे किया। आउट ऑफ द वे, हट करके जाना, यानी कुछ हट करके करना, दैट इज आउट ऑफ द वे। एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। अभी तक रोमा मैम क्या कर रहे थे, पहला सेट 8 ईडियम्स का था, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, दूसरा सेट भी 8 ईडियम्स और फ्रेजेस का था, और तीसरा वाला सेट भी 8 ईडियम्स और फ्रेजेस का ही है, यानी इन टोटल 24। स्टार्टिंग में जो 2 8-8 के सेट थे उसमें मैंने आपको छोटी छोटी सी कहानी बताई, जिसके तहत मैंने आपसे बोला ऐसे आपको याद रहेगा। पहले भैया वाला जो उन्होंने गलती करी थी, क्लास बंक, दूसरा आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड था, ये तीसरा वाला दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आई वॉन्ट आप अपने तरीके से अपना इनोवेशन लगा करके इसकी एक छोटी सी कहानी बना करके मुझे सेंड करिए थ्रू द कमेंट जोन। लेट मी सी कितने इनोवेटिव हो आप। डू यू हैव द गिफ्ट ऑफ गैब और नॉट? जस्ट डू इट। आई नो यू गाइज विल बी सिटिंग ऑन द फेंस फॉर श्योर, कंफ्यूजन होगा चीजों को लेकर के, बट आई वॉन्ट यू टू नॉट थिंक अबाउट नो अवेल्स, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, just give your the best. Go for that story, send to me in the comment box, and that's it for now, part 1. You will be getting my next video on part 2. Again, it will be based on idioms and phrases. So keep tuned, stay there, keep waiting, keep smiling, keep learning and keep growing. फिर से मिलते हैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रोमा मैम के साथ थ्रू एडुगोरिल्ला। Till then, take care, bye.